जी जी जी। तो अभी तक अपन ने जो बात की उससे आपने क्या समझा, फिर अपन उसको बात को आगे बढ़ाते हैं। नहीं, मैंने ये जो समझा कि देखिए मैं तो एग्री कर ही रही हूँ और उस पे काम ही कर रही हूँ, है ना। हाँ, लेकिन अच्छा, महिलाओं पे मेरा थ्रस्ट एरिया है, आज से नहीं बहुत पहले से 99। हाँ 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 हेलो। हाँ हाँ हाँ, तो प्लीज प्लीज। अच्छा हाँ अच्छा, उनसे संबंधित मैं कार्यक्रम भी करवाती रहती हूँ। हाँ हाँ मान लीजिए मैं, क्योंकि संगठन के द्वारा एनजीओ का के संगठन में मैं काम करती हूँ, है हाँ ना। हाँ तो हाँ एनजीओ का संगठन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे रजिस्टर्ड बॉडी के साथ पहले अपना काम किया, उसके बाद अब काफी मेंबर भी हूँ। तो उसमें जो एनजीओ लेवल पे जो परेशानियां आती हैं, देखिए भ्रष्टाचार की मूल जो है क्राइम मुक्त भारत, ये तो सभी चाहते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा अगर आप नहीं, संवाद करें। ये जो है नेता नहीं हाँ चाहते हैं। यदि नेता ये चाहेंगे तो 42% जो है क्रिमिनल्स जो है आज हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते। उनको ये बिल्कुल। मालूम है कि जो नेता को यदि हम टिकट देंगे तो उसकी जी जीतने की संभावना 3 गुना होती है, और जी यदि उसमें हम जाति का और धर्म का भी तड़का लगा दें जी तो उसकी जीतने की संभावना 5 गुना बढ़ जाती है। तो जी अब नेता अपने आप में एक इंटरेस्ट क्लास हो गया है। जी। मतलब आज ये स्थिति खड़ी हो गई है कि हर हम्म, अच्छी चीज में सामने वाला आपको यही कहेगा कि हमारे देश जी के नेता इस अच्छी चीज को नहीं होने देंगे। तो जी आज जो है हमारी राजनीति और ये नेता अपने आप में एक इंटरेस्ट ग्रुप बन गए हैं। ये इनकी जो पार्टियां हैं ये जी। प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं, और ये हम्म अपनी पार्टियों को प्राइवेट कंपनियों के बतौर चला रहे हैं, अपने हम्म। परिवार वालों को ही प्रमोट कर रहे हैं, और जी उसमें उसमें जो है आम जनता कहीं भी नहीं है। ठीक है ना। अब ठीक है। यदि हम इस बात को थोड़ा समझना चाहें तो ये टिकट किसको दे रहे हैं? ये पैसे लेके टिकट दे रहे हैं, ये हम्म अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, अपने हम्म। परिवार और अपना जाति वालों को टिकट दे रहे हैं, जी। और दूसरी पार्टी के लोग हम्म जो अपने स्वार्थ से अपने लाभ के लिए इनकी पार्टियों में आते हैं उनको हम्म। टिकट भी दे रहे हैं, मंत्री पद भी दे रहे हैं और पैसे भी दे रहे हैं। ठीक है ना। जी जी अब जो है बदले में ये पावर सेंटर बन गए हैं, और हमारा जो प्रतिनिधि, जैसे आज का जो पार्लियामेंट है उसमें 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के उनके अपने एडमिशन के हिसाब से आपराधिक रिकॉर्ड है। जो हम्म। चुनाव आयोग में जब अपन चुनाव लड़ते हैं तो एक एफिडेविट देना पड़ता है। जी 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 तो जी। उस एफिडेविट के हिसाब से 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के विरुद्ध आपराधिक रिकॉर्ड हैं, और जी 29% जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो बड़े गंभीर अपराधों के में जो है ना केस हैं उनके, जैसे मर्डर, हम्म रेप, किडनैपिंग, लूट, हम्म। डकैती, ऐसे टाइप के जो है ना ऑफेंसेस भी उनके खिलाफ हैं, और वो भी कम नहीं है। 29% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के विरुद्ध इतने गंभीर अपराध हैं। ठीक है ना। जी जी। तो हमारा चुना हुआ व्यक्ति चाहे अपराधी ही क्यों ना हो, ठीक है ना, हम्म लेकिन उसे हम्म हमने चुना है, चाहे हमने फ्री भी लेके चुना हो, चाहे हमने हम्म उसे दारू लेके या जिसको अल्कोहल कहते हैं उसको लेके किया हो, चाहे हम्म साड़ी लेके किया हो, हमारा जो भी वजह क्यों ना रही हो चुनने की, हम्म हमने अल्टीमेटली वो हमारे वोट से बना है। ठीक है ना। हम्म। अब हमारे वोट से जैसा भी व्यक्ति है, वो राजनेता हो, मक्कार, बदमाश, जैसा भी हो, वो हमारा हम्म प्रतिनिधि है। अब हमारा प्रतिनिधि क्या पार्लियामेंट में हमारी बात कह पा रहा है? वो नहीं कह हम्म पा रहा है। वो हम्म पार्टी तंत्र में इतना बांध दिया गया है कि पार्टी हम्म व्हिप के सामने वो एकदम असहाय है। हम्म वो यदि अपनी बात कहेगा तो उसकी प्राइमरी मेंबरशिप भी चली जाएगी। हम्म मतलब ये नियम बना दिया है ऐसा, ठीक है ना, जिसको अपन पार्टी व्हिप कहते हैं। अब सवाल हम्म। उठता है कि हमारा जो प्रतिनिधि है क्या वो पार्लियामेंट के बाहर हमारी बात कह रहा है? तो वो वहां पे भी नहीं कह पा रहा है, क्योंकि वहां वो पार्टी डिसिप्लिन से बंधा हुआ है, और हाँ, जाहिर सी बात है। उसे पार्टी से भी बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जो हमें ये राजनेता बड़े बलशाली दिखाई देते हैं, अपराधी होने के कई बार हम उनको देख के डरते भी हैं, ये हम्म डर पैदा करने वाले नेता
खुद बहुत डरे हुए प्राणी हैं। उन्हें ये भय सताता रहता है कि जो भी उन्हें मिल रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वो उनके हाथ से निकल जाए। तो टिकट मिल रहा है तो टिकट ना निकल जाए, यदि मंत्री पद मिल रहा है तो मंत्री पद ना निकल जाए, ठीक है ना। यदि मंत्री पद मिला हुआ है तो कहीं महिलादार विभाग ना निकल जाए। मतलब वो बेहद ही डरे हुए प्राणी हैं और वो सदी हुई भाषा में पॉलिटिकल पार्टी का पट्टा लगा के ही पूरा काम करते हैं। उसमें जनता जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उससे कोई दूर दूर का लेना देना नहीं है। केवल एक ही लेना देना है कि हमने मूर्ख बना के उससे वोट हासिल किया है, बस। इस व्याख्या से आप किस हद तक सहमत हैं? बिल्कुल 100% सहमत हूँ, लेकिन आप ये बताइए कि नहीं, मैं रास्ता भी बताऊंगा। अभी मैं रास्ता बताऊंगा। अभी तो समस्या के ऊपर बात कर रहे हैं हम। जो ये पूरी कवायद है इसके सब रास्ते हम खुद पैदा करेंगे। टेक्नोलॉजी भी पैदा करेंगे, शासन से संवाद करने का तरीका भी हम पैदा करेंगे, शासन को बेबस करने की कोशिश करेंगे, और यदि इच्छा से या बेबस होके वो हमारी प्राथमिकताओं के हिसाब से काम कर देते हैं, यहाँ हमारी का मतलब है आम जनता की, ठीक है ना। क्योंकि हम तपस्या करके पहले जनता को जोड़ेंगे और कम से कम आधी आबादी को हम जोड़ पाएंगे, तभी सही हमारी तपस्या और सही वरदान कहलाएगा, ठीक है ना। जी। फिर एक बार यदि हमने इतने लोगों को जोड़ लिया, इसका मतलब है कि हमने डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में जो तपस्या की है वो फलीभूत हो गई है, ठीक है ना। अब आप यदि इन नेताओं से बात करेंगे तो पहले तो ये आपको अपॉइंटमेंट नहीं देंगे, ठीक है ना। यदि आपको अपॉइंटमेंट भी दे दिया और आपने उनको कोई डॉक्यूमेंट दिया तो वो दिखावे के लिए ले लेंगे, उस पर कोई काम नहीं करेंगे। यदि उसमें नियम कानून बनाना होगा तो उसमें इतने छिद्र छोड़ देंगे कि उस नियम कानून के एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। उसमें इतनी ब्यूरोक्रेसी डाल देंगे, इतनी लॉर्डशिप डाल देंगे कि पब्लिक की प्रताड़ना घटने की बजाय और बढ़ जाएगी। इस बात से सहमत है क्या आप? हाँ, वो मतलब जो एक्ट और नियम बनाए हैं उसने कभी भी शुद्ध भावना के अनुरूप काम ग्राउंड पे नहीं किया है। क्योंकि राजनेताओं ने उसे उस ढंग से बनाया ही नहीं है। और अब सवाल ये उठता है कि क्या जो ये कानून बनाए जा रहे हैं इन्हें बना कौन रहा है? तो क्या हमारे चुने हुए प्रतिनिधि बना रहे हैं या और कोई बना रहा है? कौन बना रहा है इसको? हेलो, हाँ जी बात तो अब तो अभी एक PIL लगी है सुप्रीम कोर्ट में, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब, एक तो कहा कि साहब अपराधियों को टिकट ना दें, ठीक है ना, और ये काम हम नहीं कर सकते हैं, ये पार्लियामेंट को कानून बनाना चाहिए। और हम भी पार्लियामेंट से निवेदन करते हैं कि कानून के निर्माता अपराधी नहीं होना चाहिए, राइट। अभी कई महीने बीत गए हैं, किसी के जो है ना दिमाग में जू भी नहीं रहेंगी है कि ऐसा कोई कानून हमें बनाना है, ठीक है ना। अब दूसरा सवाल ये जो उठता है कि जो एक दूसरे उसमें जो है कोर्ट ने फिर कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि साहब जब भी हम किसी भी एक्ट को, किसी भी चीज को हमारे विचारण में आता है, हम उसे इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, तो उस चीज को इंटरप्रेट करने में हम पार्लियामेंट में जो डिबेट होती है उसकी मदद लेते हैं, राइट। फिर उन्होंने दुख जाहिर किया कि हमारी पार्लियामेंट में तो 19 घंटे में 21 एक्ट पारित हो रहे हैं, 19 आवर्स में 21 एक्ट, ठीक है ना। जी इसका और उसमें कोई डिबेट हो ही नहीं रही है। तो इसका मतलब है कि हमारे चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो कानून बना नहीं रहे हैं, है ना। ना उनकी सहभागिता है, ना चर्चा है, ना बहस है, कुछ नहीं है उनका, ठीक है ना। तो फिर ये कानून बना कौन रहा है? कौन पैदा कर रहा है इनको? इनके ड्राफ्ट कहाँ से आ रहे हैं? तो इनके ड्राफ्ट क्या ब्यूरोक्रेसी से आ रहे हैं, क्या इंडस्ट्रियलिस्ट से आ रहे हैं, क्या अन्य शक्तियों से आ रहे हैं? और पार्टी तंत्र का उपयोग करके जो शक्ति धारण करता है वो अपने मतलब के नियम कानून भी बना लेता है। इस बात से आप कुछ सहमत हैं क्या? कुछ नहीं, बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, भुक्तभोगी हूँ, इसलिए बता रही हूँ। क्योंकि मैं नेशनल लेवल पे ही
जो ये जो काम है वो सबसे ज्यादा उसमें जो अफेक्टेड रहता है, भ्रष्टाचार जो घुस गया है। तो रजनी जी, अब हम आपको आगे की बात बताना चाहते हैं कि हाँ हम इनसे कोई भी समस्या का समाधान नहीं चाह रहे हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ हम इनसे चाह रहे हैं कि भैया यदि संविधान में कुछ संशोधन करना है तो वो हमारे ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ यदि नियम कानून कुछ गलत बन गए हैं तो उन नियम कानून का भी संशोधन यही कर सकते हैं, ठीक है ना। जी। यदि कुछ नियम कानून बनाना है तो उसका भी काम यही कर सकते हैं। और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है जिसे इन्होंने लॉर्डशिप में कन्वर्ट कर दिया है, उसको लॉर्डशिप से जवाबदेह बनाकर, और यदि वो गलत निर्णय ले तो गलत निर्णय लेने वाली चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, और हम तो उसे यहाँ तक खींचना चाहेंगे कि इवन जुडिशरी को भी, लॉर्ड कोई नहीं है, जो भी उनकी जिम्मेवारी है उसे वो अकाउंटेबिलिटी से विद द बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटी एंड जजमेंट करें। तो यदि ब्यूरोक्रेसी, आज की ब्यूरोक्रेसी गलत निर्णय ले, विलंब से निर्णय ले, खराब निर्णय ले, घूस खाकर निर्णय ले, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप जो है कोर्ट में घिसट घिसट के जो है ना 20-25 साल निकल जाएंगे, परिवारों में झगड़ा हो जाएगा, परिवारों में मर्डर हो जाएंगे, लेकिन जिनके कारण, जिनके गलत निर्णयों के कारण, गलत कार्रवाई के कारण यह स्थिति निर्मित हुई, वो लॉर्ड हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ना है। आप इस बात से कुछ सहमत हैं क्या? हाँ हाँ, लेकिन आप एक बात बताइए, मैं आपसे जो कह रही हूँ, जो हमारे इलेक्टेड लोग हैं। अभी समाधान पे मैं बाद में आऊंगा। अभी तो आप जो मैं समस्या को खोल रहा हूँ, आप उसमें यदि मतभेद रख रही हैं तो उस पर प्रकाश डालिए। नहीं 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 नहीं, 100% 100% सही है। अच्छा ठीक है, तो अब जो है ना फिर हम धीरे से उसको खोलेंगे कि तरीका क्या है फिर, राइट। अभी तो हम उसे जो है ना बिल्ली पैदा कर दे रहे हैं, और फिर सवाल आ रहा है कि हम सब चूहे हैं, और फिर बिल्ली के गले में चूहा जो है ना घंटी कौन बांधे। तो वो घंटी बांधने का काम मैथिली शरण गुप्त ही करेंगे, आप चिंता मत करिए, किसी को तंग नहीं करेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना। तो जी। अब जो है सवाल उठ रहा है कि हमारी प्रॉब्लम कुल मिला के 4 तरीके की है। पहली प्रॉब्लम है कि हमें स्वतंत्रता नहीं मिली है, हमें ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में 17 जुलाई 1947 को एक एक्ट पारित हुआ था, उसके तहत ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, और हमें डोमिनियन स्टेटस दिया गया था। सॉवरेन किंग, मतलब जो है ना यूनाइटेड किंगडम के अधीन हम एक डोमिनियन थे, ठीक है ना। और उन्होंने ये आपके को ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं किया, उन्होंने अपने चुने हुए व्यक्ति को किया, ठीक है ना। तो उनका चुना हुआ व्यक्ति कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। और उनको वर्किंग कमेटी में 0 वोट मिलने के बावजूद भी वो अपनी रणनीति के साथ जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री बनाने में सफल हुए। और इस काम को करने के लिए ब्रिटिशर्स ने 1946 से ही योजना बनाई थी, जब से कैबिनेट कमीशन ने ये रिपोर्ट दी थी कि साहब इस ट्रांसफर ऑफ पावर में नेहरू इज द बेस्ट पर्सन जो अंग्रेजों के हितों को साधेंगे, ठीक है ना। एग्जैक्टली नेहरू जी ने वही किया। अच्छा, आप मैं एक छोटी सी चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आज का पाकिस्तान है, वहाँ मुस्लिम लीग की सरकार नहीं बनी थी, राइट जी। इसका मतलब ये है कि वहां पर जो है कांग्रेस को सपोर्ट करने की संख्या ज्यादा थी, राइट। हाँ बिल्कुल थी। तो यदि एक वकील जिसका नाम रेडक्लिफ था, उसने जहां दिल किया लाइन खींच दिया, उस लाइन के आधार पर यदि पाकिस्तान बना है, तो इस बात का अनुमान लगाना कितना कठिन था कि बड़ी संख्या में लोग विस्थापित होंगे, और जैसा इनका पुराना चरित्र है, लोगों के साथ मारकाट, हत्याएं, बलात्कार, सीलभंग जैसी घटनाएं भी होंगी। लोगों को इतनी आसानी से, ठीक ढंग से, सुरक्षित ढंग से उनके द्वारा चयनित किए हुए क्षेत्र में, देश में नहीं जाने दिया जाएगा। क्या ये अनुमान लगाना कठिन था? स्पेशली हमारे पास 1940 का डायरेक्ट एक्शन का एक्सपीरियंस पहले से ही मौजूद था जी।
आपका क्या कहना है कि ये अनुमान लगाना नहीं कठिन था? नहीं, कोई अनुमान लगाना कठिन नहीं था। तो फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सत्ता के किस मद में मगरूर थे कि उन्होंने सुरक्षित जो है आबादी भारत से जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनके लिए और जो पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं उनके लिए कि कोई गड़बड़ी ना कर पाए, ये व्यवस्था हाँ, क्यों नहीं सोची? नहीं तो वो तो उनकी पॉलिसी गलत, वो डुअल पॉलिसी थी। नहीं, उनकी अगर ये पॉलिसी भी नहीं थी, वो अंग्रेजों की पॉलिसी थी, वो तो पपेट थे। नहीं, पपेट थे, लेकिन वो प्रभावित तो उन्हीं से थे। आप एक बात हाँ हाँ, बताइए। नहीं प्रभावित नहीं थे, जो उनको डिक्टेट हाँ किया जा रहा था वो उन्होंने किया। और यही कारण हाँ है कि स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान तो इतना समझदार निकला कि उसने जो है ना गवर्नर जनरल अपने जगह के चीफ जो है वो हाँ इन अंग्रेजों को नहीं बनाया, लेकिन हमारे हाँ, नेहरू ने माउंट बैटन को, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जी जी, ये बिल्कुल ये सही ये, कह ये रहे भी दृष्टा है कि हैं। जिन देशों से हमने अपनी आजादी पाई है, हम अपना गवर्नर जनरल उस देश के माउंट बैटन को क्यों बनाएंगे? ठीक है ना। फिर हमने पार्लियामेंट जो पार्टीशन के बाद जो लोग बाग आए उनको जो है रिसीव करने की, उनको स्थापित करने की कोई व्यवस्था नहीं की। सर्दियां थी तो सर्दियों में जो है ना वो बेचारे कहाँ आएंगे? लोग तो जो है ना जान बचा के 2 कपड़ों के साथ यहाँ पहुंचे, सैकड़ों और लाखों के साथ जो है मारकाट हुई, जो यहाँ सुरक्षित पहुंच पाए। वो उनके पास तो 2 जून का खाना भी नहीं था। उनको जो है, जो पाकिस्तान से ही लौटे हुए भारत विस्थापित हिंदू थे, वो दिन भर फड़ लगा के कमाते थे और अगले दिन जाके लोगों को रिसीव करते थे और महिलाओं को जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वहां का जो सीन था वो बहुत हृदय विदारक था। मतलब कटी हुई लाशें, ये वो सीन महिलाएं नहीं देख पाएंगी, लिहाजा महिलाओं का जाना प्रतिबंधित था। मतलब इतने बुरे हालात थे। और सर्दी का समय था तो कुछ लोग जो है ना हिंदू जो आए और यहाँ से जो कुछ जो मुसलमान चले गए थे, तो वो एरिया खाली था, मस्जिद खाली था। तो कुछ लोग जो है वो मस्जिद में ठंड से बचने के लिए घुस गए और वो वैसे भी खाली पड़ी हुई थी। तो हमारे पूज्य पिताजी ने, जो राष्ट्रपिता जी ने अनशन किया कि हिंदुओं को इन मस्जिदों से बाहर निकालो, नंबर 1। दूसरी बात जो है, उन्होंने कहा कि जो भी संपत्ति जो हमें, जो मुस्लिम यहाँ से चले गए हैं, उनको यथावत रखो। वो हिंदू, वो जो है ना पाकिस्तान से वो मुसलमान वापस लौट के आएंगे। तो मैं माननीय जो है ना नेहरू जी से पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब क्यों लौट के आएंगे? जब हमने उनको उनकी आबादी के हिसाब से क्षेत्र दे दिया, राइट, और उनको जो है सब कुछ दे दिया और वो अपनी इच्छा से चले भी गए, ठीक है ना, तो वो लौट के क्यों आएंगे? बताइए ना मुझे। नहीं, यही तो हम आपसे बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए वो हिंदुस्तान का ही पार्ट जो था, जो विभाजित हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, तो अगर मान लीजिए पाकिस्तान के लिए मुस्लिम को एक दे दिया, जो भी जगह दी, तो उसमें यहाँ से जो नहीं जाना चाहते थे उनको भी भेजना चाहिए था। हाँ, मैं ये कह रहा था कि नंबर 1, यदि उन्होंने मुस्लिम लीग को सपोर्ट करके पाकिस्तान को बनाने के लिए जिद की तो उन्हें जाना चाहिए था, ठीक है ना। जी, और यदि उन्हें ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तान अच्छा इलाका है, हिंदुस्तान अच्छी जगह है, तो उन्हें पाकिस्तान बनाने की जिद नहीं करना चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब तीसरी बात यह है कि यदि ऐसा हो गया और हम उसे होने से नहीं रोक पाए, तो हमें ये कहने का हक कैसे हो सकता है कि वो जो पाकिस्तान चले गए हैं वो लौट के आएंगे, उनकी संपत्ति को हम सुरक्षित यथावत रखेंगे, जो पाकिस्तान से हिंदू आए हैं उनको वो संपत्ति नहीं बांटेंगे? ये तो गलत बात है ना फिर। नहीं, 100% गलत है। तो मेरा ये कहना है कि इसमें बहुत सारी दुष्टता की गई है, ठीक है ना। अब आप ये देखिए कि आप लोग जानते हैं कि आपका संविधान जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बनाया है, ड्राफ्ट कमेटी ने बनाया है, ये शुद्ध झूठ है। आप कहेंगे कैसे? दुनिया को मालूम है कितनी बहस हुई है, अभी इंटरनेट पे खोज लीजिए, उसमें भी जो है ना डॉक्टर अम्बेडकर की बहस मिल जाएगी, ड्राफ्ट कमेटी में क्या क्या चर्चा हुई।
तो मैं रजनी जी आपसे एक बहुत छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ कि ड्राफ्ट कमेटी ने एक एक आर्टिकल पे चर्चा की कि नहीं की? जी वो आर्टिकल कहाँ से आया है? थोड़ा सा ले लो। नहीं, नहीं, ये चीज सोचना पड़ेगी कि जिस हाँ आर्टिकल पे चर्चा हुई है वो आर्टिकल हाँ किसने बनाए थे और कहाँ से आए थे। जी इसका मतलब ये है, जिसमें जो एक मैं संविधानविद को, मेरा तो उतना ज्ञान सीमित है, तो मेरा ज्ञान सीमित होने के कारण मैं एक संविधान के विद्वान को सुन रहा था और उसने जी कहा कि ये जो ड्राफ्ट आर्टिकल्स बनाए हैं इसमें 433 आर्टिकल थे और ये नेहरू जी ने अपने अधीन 7 लोग थे जिन लोगों ने मिलके वो बनाया था, जिसे गवर्नमेंट ऑफ हाँ इंडिया एक्ट और यहाँ वहां से खींच के जो है वो उन्होंने पूल हाँ, किया था अंग्रेजों की इच्छा के अनुसार। और अच्छा फिर वो चाहते थे कि एक अंग्रेज विद्वान, जिसका नाम भी मैं भूल रहा हूँ, संविधान विद्वान ने तो उसका नाम भी बताया था, राइट। नेहरू जी हाँ चाहते थे कि जो इन्होंने ड्राफ्ट बनाया है उसको एक अंग्रेजी विद्वान जो है वो परिष्कृत करे, ठीक करे, सुधारे, ठीक है ना। जी लेकिन गांधी जी ने विरोध किया कि नहीं, ये ठीक बात नहीं है। गांधी जी के विरोध के चलते फिर उन्होंने ये ड्राफ्ट कमेटी बनाई जिसके चेयरमैन मिस्टर आम्बेडकर थे, B.R. आम्बेडकर थे। जी और जी यदि जी आप इसकी बहस को देखें, इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो हाँ इसमें भी नेहरू जी ने सब कुछ करने के बावजूद भी ड्राफ्ट कमेटी में बैठ के उन्होंने अपनी जो है ना उसमें नाक घुसेड़ना जारी रखा। हाँ मतलब ड्राफ्ट भी हमारा और फाइनल आउटपुट भी हम प्रभावित किए हैं, ठीक है ना। जी और जो जी प्रभावित नहीं कर पाए तो आर्टिकल 370 जैसे आर्टिकल घोषित करके जो है ना घुसवा दिया, राइट। हाँ हाँ अब रजनी जी, मैं आपसे एक बहुत छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। जी